तो यार हम समझेंगे गुडविल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल कितने प्रकार की होती है और गुडविल के मेथड में वो कौन सा फॉर्मूला यूज करने को बोल रहा है। कहता है गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते, गुडविल की भी वैल्यू लगाई जा सकती है। नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, बात उठेगी व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैसे आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो इसका मतलब आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। यार आप सभी का स्वागत है हमारे इस वन शॉट सीरीज के अंदर, जिसको हम विश्वास कॉमर्स फ्री बैच भी बोलते हैं। आज हम पार्टनरशिप का सेकेंड लेक्चर सेकेंड चैप्टर विच इज गुडविल, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। डिटेल में रहने वाला है लेक्चर, वन शॉट है, मतलब नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट करेंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास का समय लगेगा पूरा चैप्टर समझने में। आपने स्टार्ट टू एंड बने रहना है, साथ में अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो यार फटाफट से, और हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर विच इज कॉल्ड गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आओ जी, सबसे पहली बात जो बच्चे के मन में आती है कि सर हम आज करने क्या वाले हैं, व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। तो यार हम समझेंगे गुडविल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि गुडविल किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कितने प्रकार की गुडविल होती है। तो ये सारा कुछ तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लास्ट में हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम हर तरीके से गुडविल की वैल्यू निकालने का एक क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे। जब हम मेथड्स पर आएंगे तो हर एक मेथड को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक दो करके हम उसके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है जी, तो ये ऑल इन ऑल ये रहने वाला हमारा आज का लेक्चर। सर शुरू करते हैं। हाँ अरे एक मिनट, ये देखो भाई, ये एआई का जमाना है। ओके, गुडविल का मीनिंग क्या होता है, मतलब गुडविल होती क्या है। जब भी बच्चा मेरे से पूछता ना कि सर गुडविल का क्या मतलब होता है, मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं, गुडविल वो बेनिफिट है, गुडविल वो एडवांटेज है जो तेरे को तेरे बिजनेस में मिलती है ओवर एंड अबव योर कॉम्पिटिटर्स, जिसके कारण तेरा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो जाता है। इतनी सी बात है गुडविल। गुडविल इज द बेनिफिट, गुडविल इज द एडवांटेज जो तेरे को मिलती है तेरे बिजनेस में ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, जिसके कारण तू ज्यादा प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब ये गुडविल बेनिफिट जो है, ये जो एडवांटेज है, ये किस कारण से मिलती है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी बेनिफिट किसी को भी मिल जाएगा, नहीं, तेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तेरे बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, तेरे बिजनेस के पास एडवांटेज है, कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो तेरे पास एडवांटेज कहां से आई भाई, कोई तो रीजन होगा वो बेनिफिट का, कोई तो कारण होगा कि तेरे पास एडवांटेज कहां से आई है। तो वो बेनिफिट, वो एडवांटेज तेरे को तेरे नाम से मिलता है, तेरी मार्केट में रेप्यूटेशन वो एडवांटेज क्रिएट करती है, तेरे बिजनेस में कनेक्शंस होते हैं वो एडवांटेज क्रिएट करते हैं, तेरे प्रोडक्ट में ऐसी कोई खासियत है जिसके कारण वो एडवांटेज तुझे मिलती है, तेरे कस्टमर्स बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं जिसके कारण वो हमेशा तेरे पास ही खींचे चले आते हैं, तेरे आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। समझ रहे हो, यानी कि कुछ कारण हैं जिनके कारण तुझे एक बेनिफिट मिलता है, कोई कारण है जिसके कारण तुझे एक बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलती है, और यही एडवांटेज को हम गुडविल नाम दे देते हैं। बस इतनी सी बात है, आई बात समझ में। ओके, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपके बिजनेस में कस्टमर्स को खींच के लेके आती है आपके पास, इट पुल्स इन योर कस्टमर्स। ऑल राइट, आगे चलते हैं। गुडविल के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। बेटे एसेट क्यों है, बच्चा मेरे से पूछता है सर गुडविल को हम एसेट क्यों बोलते हैं। एसेट की डेफिनेशन क्या होती है, एसेट का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स जो तेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। एनी रिसोर्स विच गिव्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको हम एसेट बोलते हैं। तो भाई गुडविल बाय डेफिनेशन क्या है, गुडविल भी तो एडवांटेज है, गुडविल भी तो बेनिफिट है जो तेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। तो दैट इज वाई गुडविल इज कॉल्ड एन एसेट। वाई इट इज इंटेंजिबल, क्योंकि बेटा ये दिखती नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ
सोच सकते हो कि हाँ यार ये एडवांटेज है, ये एक बेनिफिट है जो हमें मिल रहा है, ठीक है। गुडविल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस होता है तो गुडविल होती है। बिना बिजनेस के अगर कोई गुडविल है, बिना बिजनेस के अगर कोई गुडविल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेरा नाम है, वो मेरी इज्जत है, वो मेरी शोहरत है। लेकिन उस इज्जत, नाम और शोहरत का कोई आंकलन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई बिजनेस है, उसके कारण गुडविल जनरेट हो, तो उस गुडविल की आप वैल्यू लगा सकते हो, उसकी कोई कीमत लगा सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, उसको खरीद सकते हो। लेकिन बिना बिजनेस के अगर आप कह रहे हो कि आपकी गुडविल है, तो इसका मतलब इट इज जस्ट कि आप अपने नाम को, अपनी शोहरत को, अपनी इज्जत को, अपने मान मर्यादा को, अपनी रेपुटेशन को गुडविल का नाम दे रहे हो, जो कि लेमन लैंग्वेज में तो ठीक है, पर बिजनेस वर्ल्ड के अंदर गुडविल वही होती है जो बिजनेस के कारण जनरेट होती है। आई बात समझ में? ओके। The value of goodwill depends upon the judgment of the valuer and it may differ under different assumptions. दूसरी बात बोलता है कि जो गुडविल है ना, वो जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, गुडविल की भी वैल्यू लगाई जा सकती है। एसी की गुडविल, एसी की वैल्यू होती है, टीवी की वैल्यू होती है, फर्नीचर की वैल्यू होती है, बिल्डिंग की वैल्यू होती है, कार की वैल्यू होती है ना। वैसे ही गुडविल भी तो एक एसेट है, तो गुडविल की भी वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन गुडविल की वैल्यू करेगा कौन और करेंगे कैसे, ये डिपेंड करता है कि गुडविल की वैल्यू कौन कर रहा है। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपको बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, आपको अलग अलग मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है। इसीलिए गुडविल की वैल्यू सब्जेक्टिव मैटर है। इट विल डिफर अंडर डिफरेंट अजम्पशंस, इट विल डिफर व्हेन इट इज बीइंग डन थ्रू अ डिफरेंट मेथड। आई बात समझ? तभी लिखा है कि गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यूअर के ऊपर कि वो कौन सा मेथड यूज करेगा, वो कौन कौन सी अजम्पशंस लेगा, इनके ऊपर गुडविल की वैल्यू निर्भर करती है। ओके। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को खींच के आपके बिजनेस के पास लेके आती है, जिसके कारण आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद होती है। यही मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा था आपको कि गुडविल एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है जो तेरे बिजनेस में तेरे पास है, जिसके कारण ज्यादा प्रॉफिट तू कमा सकता है। ज्यादा प्रॉफिट कमाते कैसे हैं? जब ज्यादा सेल होती है। ज्यादा सेल कब होती है? जब ज्यादा डिमांड होती है। ज्यादा डिमांड कब होती है? जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को मांगते हैं, राइट। गुडविल एक एडवांटेज है जो आपके पास कॉम्पिटिटर के ओवर एंड अबव है, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट गुडविल? मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पास एक एडवांटेज है, मेरे पास एक बेनिफिट है। भाई ये एडवांटेज और ये बेनिफिट को हम गुडविल कह रहे हैं, तो ये एडवांटेज, बेनिफिट, गुडविल आई कहां से, किस चीज पर निर्भर करती है? कौन ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो गुडविल को जन्म देते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फर्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तू बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा उतना ज्यादा ही गुडविल की वैल्यू होगी, बिकॉज गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम प्रॉफिट को बेस मानते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, हम गुडविल की वैल्यू करने के लिए प्रॉफिट को बेस मानते हैं। आप कोई भी मेथड उठा लो, कोई भी मेथड जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, आपने पढ़े भी हुए हैं, कोई भी मेथड को ले लो, हर मेथड प्रॉफिटेबिलिटी को बेस मानता है, उसके बेस पर गुडविल की वैल्यू करता है। तो अगर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल वैल्यू होनी है, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा गुडविल होगी। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, जितनी अच्छी तरीके से बिजनेस चला रही है आपकी मैनेजमेंट, उतना ज्यादा ही वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, उतना ज्यादा ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, और जितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी भाई मेरे, उतनी ही ज्यादा गुडविल होने वाली है। तो गुडविल अफेक्ट होती है आपके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से। नेक्स्ट, गुडविल एक और कारण से जनरेट होती है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रेडमार्क है, कोई ना कोई ऐसा पेटेंट है, कोई ना कोई ऐसा डिजाइन है, कोई ऐसी राइट है, कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्सक्लूसिविटी है आपके पास, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है आपके पास जो आपके पास तो है, कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। और इसी कारण से यही जो एक्सक्लूसिविटी है ना, यही आपको बेनिफिट देती है। मेरा ट्रेडमार्क, मेरी कॉपीराइट, मेरे पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, मेरे पास कोई ऐसा डिजाइन है, मेरे पास कोई ऐसा पेटेंट है, मैंने कोई ऐसा आविष्कार किया है,
मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट की कोई ऐसी यूनिकनेस है, कोई यूएसपी है। यही सारी चीजें आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से ज्यादा बेनिफिट देती है और यही कारण होते हैं कि आपके बिजनेस में गुडविल जनरेट होती है। तो आपका कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, कोई ऐसा लाइसेंस है आपके पास, कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई रेसिपी है आपके पास, कुछ ना कुछ तो है आपके पास एक्सक्लूसिव, जिसके कारण आपको बेनिफिट मिल रहा है। वही बनता है गुडविल को जन्म देने का कारण। नेक्स्ट, आपका बिजनेस एक ऐसी लोकेशन में एग्जिस्ट करता है, आपका बिजनेस एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे है जहां पर कस्टमर अपने आप ही आ जाते हैं। आपको कस्टमर ढूंढने ही नहीं पड़ते, कस्टमर ढूंढ ढूंढ के आपको मिलते हैं, अपने आप आते हैं, वो आपके बिजनेस को सर्च करते हैं। वो लोकेशन ही इतनी अच्छी है जिसका एडवांटेज आपको मिल रहा है, वो लोकेशन ही इतनी अच्छी है जिसका एडवांटेज आपको मिल रहा है और इसी के कारण आपकी गुडविल जनरेट हो रही है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ योर बिजनेस एंड मार्केट कंडीशन। आप इन दोनों को इकट्ठा पढ़ सकते हो। नेचर ऑफ योर बिजनेस एंड मार्केट कंडीशंस। मान लो आप एक ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हो, एक ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हो जो प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में ही रहता है, डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहती है, कस्टमर हमेशा सामान मांगते ही रहते हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो डिमांडेड होता है पूरे साल, जिसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है, कस्टमर आते ही रहते हैं। सप्लाई में कंस्ट्रेंट रहता है, सप्लाई कम रहती है लेकिन डिमांड बहुत होती है उसकी हमेशा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, इस कारण से आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो और जितना ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो उतनी ज्यादा ही आपकी गुडविल की वैल्यू निकल के आती है। और इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज, आपके अच्छे सेटिस्फाइड कस्टमर्स, आपका लेबर के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप, हैप्पी लेबर रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं आपके बिजनेस की मार्केट में एक इज्जत बनाने में, आपके बिजनेस की एक ऑरा क्रिएट करने में, आपके बिजनेस का एक रेप्यूटेशन बनाने में। ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी के कारण आपकी गुडविल की जनरेट होती है गुडविल। आपकी गुडविल की जनरेट, आपके बिजनेस की क्या जनरेट होती है? गुडविल। आई बात समझ में? ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आते हैं गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो मोटे तौर पर गुडविल हम कहते हैं कि दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड या एक्वायर्ड गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब है कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस को एक मुकाम पर पहुंचाया, मैंने पूरी मेहनत करी, मैंने बिजनेस के डिजाइन बनाए, मैंने बिजनेस का ट्रेडमार्क बनाया, मैंने बिजनेस में कॉपीराइट जनरेट करी, मैंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला बनाया, मैंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, मैंने मार्केट में एक रेप्यूटेशन जनरेट करी, मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दिया, सब कुछ बेटे मैंने किया। जब हम अपने बिजनेस को खुद खड़ा करते हैं, अपने बिजनेस को खुद सींचते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रॉफिटेबल बनाते हैं, अपनी ही मेहनत होती है, अपनी ही सोच होती है, अपनी ही विजन होती है, अपना ही मिशन होता है, जब खुद ही हम सब कुछ करते हैं और खुद ही करने से जब बिजनेस का खुद का एक नाम, रेप्यूटेशन, मार्केट में एक रुतबा जनरेट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है, कस्टमर्स बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा रहता है, कोई नेगेटिविटी हमारे बिजनेस से रिलेटेड मार्केट में नहीं होती है, हमेशा हर बंदे को हम जब अपने बिजनेस के बारे में समझाते हैं तो वो हमारे बिजनेस की हमेशा इज्जत ही करता है, उसकी एक अच्छी ही फीडबैक मिलती है। तो हम कहते हैं कि हमने अपने दम पर खुद अपनी गुडविल जनरेट करी है, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि मान लो मैंने अपना बिजनेस जनरेट किया, मेरे बिजनेस की आज बहुत इज्जत है, मान मर्यादा है, मेरा एक ब्रांड है, मेरा एक नाम है, मेरी एक इज्जत है, लोग मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी गुडविल है, मैं ये कह सकता हूं मेरी गुडविल है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को बेच दूं, मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहता हूं, तो मैं किसी को बोलता हूं भाई तू मेरा बिजनेस खरीद ले, वो कहता है हाँ ठीक है मैं तेरा बिजनेस खरीद लेता हूं। बेटे वो मेरे को मेरा बिजनेस खरीदने के लिए पैसे देगा ना, वो मुझे पैसे देगा, मैं उसको अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक सब कुछ दे दूंगा, मैं अपना बिजनेस उसको पूरा का पूरा सौंप दूंगा,
वो मुझे पैसे देगा, मैं उसको बिजनेस दे दूंगा। लेकिन बेटे सिर्फ बिजनेस नहीं दूंगा, मैं साथ में उसको अपनी इज्जत, गलत नहीं समझना, साथ में अपना नाम, रेप्यूटेशन, मार्केट का ब्रांड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, हर वो चीज दे दूंगा साथ में। यानी कि मैं अपनी गुडविल भी उसको दे दूंगा। आज से मेरा नाम उसका, आज से मेरी रेप्यूटेशन उसकी, आज से मेरा ब्रांड उसका, आज से मेरी रेसिपी उसकी, आज से मेरे डिजाइन उसके, आज से मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी, आज से सब कुछ वो उसका, जिसको मैंने अपना बिजनेस बेचा है। इसको बोलते हैं कि उस बंदे ने मेरी गुडविल भी खरीद ली। बिजनेस तो खरीदा ही, साथ में मेरी गुडविल भी खरीद ली। तो जो गुडविल खरीदता है, किसी और के एफर्ट्स की गुडविल अगर कोई और खरीद ले, उसको बोलते हैं कि उसने किसी की गुडविल खरीदी है, उसने किसी का नाम खरीदा है, उसने किसी की पूरी मार्केट में रेपुटेशन ही खरीद ली। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड या परचेज्ड गुडविल। आई बात समझ में? या तो मैं खुद जनरेट कर रहा हूं अपनी इज्जत, अपना नाम, अपना रुतबा, अपना ऑरा, अपना ब्रांड, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। और अगर मैं खुद नहीं क्रिएट कर सकता तो मैं किसी की क्रिएटेड चीज खरीद लेता हूं, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। सिंपल। या तो ये पेन मैं खुद बनाऊं, सेल्फ जनरेटेड, या ये कोई बना के मुझे दे दे, परचेज्ड। सिमिलरली, या तो मैं अपनी इज्जत, अपना नाम, रुतबा, फेम, नेम, ब्रांड खुद बनाऊं, सेल्फ जनरेटेड, या किसी ने बनाया है मैं उसी का नाम खरीद लूं। किसी ने बनाया धंधा, मैं धंधे के साथ उसका नाम खरीद लूं, उसका ब्रांड खरीद लूं, उसकी सारी रेप्यूटेशन खरीद लूं। इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। ओके। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव, समझते हो? मतलब मैं कह रहा हूं जी, मैंने एक बिजनेस खड़ा किया, मैंने एक नाम बनाया, अपना नाम बनाया, मेरे नाम की कीमत 5,000 करोड़। बेटे मेरे कहने से मेरे बिजनेस की रेप्यूटेशन की वर्थ, मैं तो जितनी मर्जी बोलता जाऊं, 500 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, मेरे कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेरे कहने से अगर कुछ होता तो मैं तो बोलूंगा ना मेरी गुडविल 1,00,000 करोड़ की। उससे क्या होगा? मैंने ना किसी को कोई पैसे दिए, ना किसी ने मुझे कोई पैसे दिए। इसकी कोई वैल्यू लगाने में ना मैंने कोई पैसे पे किए, ना किसी ने मुझे कोई पैसे पे किए। ये तो ख्याल है, ये तो सोच है। जैसे मैं बोलूं ये पेन 5 लाख का, बेटे मेरे कहने से 5 लाख का हो जाएगा। अगर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ना इसका कोई 5 लाख का खरीदार मिलेगा, ना मैं इसको 5 लाख में बेच पाऊंगा। तो मेरे कहने से चाहिए 5 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, इस पेन की कीमत उतनी थोड़ी हो जाएगी जितनी मैं बोल रहा हूं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम वैल्यू लगा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या है। सुबह उठ के बोलो 500 करोड़, रात को बोलो 5,000 करोड़, फिर अगले दिन बोलो 50,000 करोड़, अगले दिन बोलो 5 लाख करोड़, जो मर्जी बोलते जाओ, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा किसी को। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपने किसी को पैसे नहीं पे किए, आप उसकी वैल्यू नहीं लगा पा रहे, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज्ड गुडविल में तो हम पैसे दे के किसी की गुडविल खरीदेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे पास आए, तुमने बोला सर ये पेन कितने का, मैंने बोला 100 रुपए का, तुमने बोला नहीं 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 सर 50 रुपए में दोगे। मैंने कहा चल ठीक है, ये पकड़ पेन, दे 50 रुपए। अब तुम अपने घर जाकर क्या बोलोगे? कितने में खरीद के लेके आए पेन? 50 रुपए में, क्योंकि तुमने पेमेंट करी। अब तुम फिर मेरे पास आए, तुमने बोला सर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, आप एक काम करो, अपना बिजनेस का नाम, फेम, नेम, रेप्यूटेशन है, सब कुछ हमें दे दो, आप अपना बिजनेस ही बेच दो हमारे को। ये पकड़ो पैसे, फर्नीचर के, लैंड के, बिल्डिंग के, स्टॉक के, मशीनरी के, और ये पकड़ो 1,000 करोड़ रुपए अपने नाम के, अपने ब्रांड के, अपने ट्रेडमार्क के, अपने कॉपीराइट के, अपने डिजाइन के, अपनी इज्जत के, मान मर्यादा के, रेप्यूटेशन, अपनी गुडविल के। तो वो दे रहा है ना पैसे आपको। तो परचेज करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, इसलिए इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये फर्क है बस। आई बात समझ में? ओके है सर, आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटे गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो गुडविल को वैल्यू करने के आपके सिलेबस में 5 तरीके हैं। 1 2 3 4 5। पहला तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा तरीका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा तरीका सुपर प्रॉफिट मेथड,
चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, पांचवा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि गुडविल को वैल्यू करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो गुडविल की आंकलन कर सकते हो, तो गुडविल की वैल्यू कर सकते हो। तो बेसिक चीज क्या है? प्रॉफिट। सभी मेथड में प्रॉफिट इज द बेसिक क्राइटेरिया। सभी मेथड में प्रॉफिट इज द बेसिक क्राइटेरिया। तभी हमने कहा था जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा गुडविल की वैल्यू हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा होगी ही होगी, हो सकती। अब एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक करके हमें सारे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, हर मेथड को समझना पड़ेगा, हर मेथड के क्वेश्चन करेंगे और फिर जाकर आपका चैप्टर खत्म होगा। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि गुडविल की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। आप एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसको आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो नंबर है ना, नंबर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जब हम किसी के बिजनेस को खरीद लेते हैं तो उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, उसका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। अब जब हम किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं तो हम एक एस्टीमेट लगाते हैं कि खरीदने के बाद जब वो बिजनेस हमारा हो जाएगा तब भी वो बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल रहेगा? तब भी क्या वो बिजनेस सेम प्रॉफिट इंजॉय करेगा? तब भी क्या बिजनेस सेम प्रॉफिटेबिलिटी रखेगा? कितने साल तक उसी लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस शो करता रहेगा? इसको बोलते हैं एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, जिसके बदले हम उसको गुडविल के पैसे देते हैं। सो गुडविल की आंकलन कैसे करते हैं कि कोई बंदा अगर 500 रुपए कमा रहा है बिजनेस में, मान लो, हम कहते हैं कि चल तेरा बिजनेस खरीद लेते हैं। अब अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद लूं और वो 500 रुपए कमाता था हर साल, तो बेटे उसको खरीदने के बाद बिजनेस जब हमारा हो जाएगा तब भी वो बिजनेस 500 रुपए तो कमाने चाहिए ना भाई। बिजनेस तो बिजनेस ही है, डिमांड सप्लाई का खेल है, बिजनेस तो चल रहा है। हमने चलता चलाया बिजनेस अगर खरीद लिया तो इसका मतलब अगर वो बिजनेस 500 रुपए रोज हर साल कमाता था तो हमारे खरीदने के बाद भी तो उसको 500 रुपए कमाने ही चाहिए। अब क्या वो 500 रुपए कमाता रहेगा? अगर हां, तो कितने साल कमाता रहेगा? सेम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वो कितने साल कमाता रहेगा? सेम एडवांटेज उसको जो मार्केट दे रही थी, क्या वही एडवांटेज हमें भी मिलता रहेगा? जिस तरह से उसके पास बेनिफिट ऑफ गुडविल था, जिस तरह से उसको बेनिफिट मिलता था, क्या वही बेनिफिट उसके बिजनेस को जब हम खरीद लेंगे हमें भी वो बेनिफिट मिलता रहेगा? क्या हम भी सेम तरीके का प्रॉफिट कमाते रहेंगे? अगर हां, तो कितने साल कमाते रहेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? जितने साल हमारे को वो बेनिफिट मिलता रहेगा इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल तक हमारे को वो बेनिफिट मिलता रहेगा इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये एक नंबर है, ये नंबर बड़ा सब्जेक्टिव है, ये जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर पर डिपेंड करता है। ये नंबर एक आर्बिट्री नंबर है, मतलब इस नंबर को आप बदल सकते हो। अगर आप इसको नंबर को 3 रखना चाहते हो आप 3 रखना सकते हो, अगर 4 रखना चाहते हो आप 4 रखना सकते हो, 5 रखना चाहते हो आप 5 रख सकते हो। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज सब्जेक्टिव नंबर है, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। कहता है जी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4 years एवरेज। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना पेपर में, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन में ही ढूंढना कि गुडविल वो किस मेथड से निकाल रहा है और गुडविल के मेथड में वो कौन सा फॉर्मूला यूज करने को बोल रहा है। तो वो हमें कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 4 years की एवरेज, यानी कि AP4 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। नंबर क्या? 3-year परचेज। 3-year परचेज का मतलब है 3 एवरेज प्रॉफिट कुछ सालों का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल तक बेनिफिट आता रहेगा? तो वो कहता है जी 3 साल तक बेनिफिट आता रहेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है? अब इस हिसाब से हमारे को साल दे रखे हैं, साल दे रखा है 2020, 2021, 2022, 2023। हमें प्रॉफिट भी दे रखे हैं। पहले साल 12,000 का प्रॉफिट, अगले साल 18,000 का प्रॉफिट, उसके अगले साल 16,000 का प्रॉफिट और उसके अगले साल 14,000 का प्रॉफिट। बेटे हमें क्या करना है?
सर हमारे को इन 4 सालों की एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए बेटे हम इसका समेशन करेंगे, इसको सम करेंगे। जब आप इसका सम करोगे तो ये टोटल आएगा 60,000। ठीक है, 16 + 14 30, 12 + 8 30, 30 30 60। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी है पिछले 4 साल की तो कैसे आएगी सर? 60,000 रुपए टोटल आ रहा है सम 4 सालों का, तो एवरेज आ गई 15,000। एवरेज कितनी आ गई? 15,000। अब गुडविल के फॉर्मूले में डाल दो। उसने क्या बोला था? उसने कहा था कि जो गुडविल निकलेगी वो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 3 होगी। हमारी एवरेज आई कितनी है? 15,000। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45,000। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू बदल जाएगी। हाँ बेटे बदल जाएगी। यस, गुडविल की वैल्यू 60,000 हो जाएगी, बढ़ जाएगी गुडविल की वैल्यू। अगर 5 कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 75 हो जाएगी, गुडविल वैल्यू और बढ़ जाएगी। और अगर इंटू 2 कर दोगे तो गुडविल वैल्यू कम हो जाएगी। यही तो कह रहा हूं मैं कि जो गुडविल की वैल्यू है वो नंबर ऑफ ईयर्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ ईयर्स इस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स आप 3 4 5 कितने साल तक बेनिफिट आएगा, ये एक एस्टिमेट है, ये एक एस्टिमेट है। ठीक है, ओके डन, आगे समझ चले आगे। ओके जी, नेक्स्ट। जो बच्चे मेरे से पहले भी पढ़े हुए हैं, मतलब अगर कोई बच्चा यहां पर ऐसा है जो मेरे से बैच के अंदर पढ़ा है, तो बेटे ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास के अंदर किए थे। बस अब हम इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि कोशिश करें कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हम ये पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। वैसे तो हमने 4-5 लेक्चर लगाए थे, हमने 5-6 घंटे गुडविल पढ़ा था, लेकिन जब हम रिवीजन कर रहे हैं वन शॉट के थ्रू तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पूरी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, हमें एक ही बारी में सारा चैप्टर समझ आ जाए। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि टॉपिक समझ आ जाएगा, मेथड समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना समझ आ जाएगा, लेकिन बेटे इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन जो मैंने वन शॉट में कराए हैं 4 5 10 क्वेश्चन आप यही करके पेपर में चले जाओ। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी किताब है उसमें जितने भी सवाल हैं, जितनी भी इलस्ट्रेशन है, सारी करो। बहुत टाइम है आपके पास, पेपर तो अगले साल होने हैं, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, ओके है सर। X and Y are partners in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership for 1/4 share in goodwill. Z brings his share of goodwill in cash. बेकार की बातें हैं, इसका कोई काम नहीं है। काम तो यहां से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज, कहता है गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज 2 year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years। कहता है पहले पिछले 3 सालों की एवरेज निकालो, फिर उसको एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है, हमारे पास कितने साल हैं? 3 साल, 2021 22 23, 21 22 23। हमें प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट दे रखा है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें पहले साल, 20,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस को बेटे नेगेटिव लिखना, और फिर 70,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें ना क्या करना पड़ता है क्वेश्चन में, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। सर ये एडजस्टमेंट्स क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि बेटे हमें सिर्फ वो प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट हमने बिजनेस ऑपरेशंस के द्वारा कमाए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, जैसे कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं रोज तो मुझे पैसे मिलते हैं, ये मैं काम पूरे साल करता हूं तो ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है। पूरे दिन अगर मैं 7 8 10 घंटे पढ़ाता हूं तो ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है। मैं बिजनेस करता हूं, पैसे कमाता हूं, बिजनेस करता हूं, पैसे लेता हूं। अब जो मैंने पूरे साल में बच्चे पढ़ाए, मैंने जितना रेवेन्यू जनरेट किया, जब मैं उस रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आ जाएगी। ये मेरी शुद्ध प्रॉफिट है जो मैंने बिजनेस से कमाया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने जो पैसे आपसे लिए वो पैसे मैंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिए, जो पैसे मैंने आपसे लिए उसकी मैंने जमीन जायदाद खरीद ली, जो पैसे आपसे मैंने लिए वो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, जो पैसे मेरे को आपसे मिले
वो मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिए। जो पैसे आपसे मुझे मिले वो मैंने बैंक में एफडी करवा दी। तो बेटे सिर्फ मैं आपसे पैसे थोड़ी कमा रहा हूं, सिर्फ फिर आपसे थोड़ी कमा रहा हूं, फिर तो इसका मतलब मैं और भी चीजों से पैसे कमा रहा हूं, मेरे और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट मेरी इनकम, शेयर बाजार से मेरे को प्रॉफिट होगा शेयर्स खरीद बेच के, डिविडेंड आएगा। क्रिप्टो इन्वेस्ट कर दिया तो क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ गई तो मैंने बेच दिया तो मेरे को फिर प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा। जमीन खरीदी, जमीन बेच दी महंगे में तो मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब जब मेरा प्रॉफिट निकलता है वो तो पीएनएल के अंदर निकलता है, और पीएनएल में फिर सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी होता है, फिर पीएनएल में तो सारे इनकम्स होंगी, सारे प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन बेटे मेरी गुडविल क्यों है? मेरी गुडविल इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बिजनेस से मेरी गुडविल जनरेट होती है। मेरी गुडविल इसलिए जनरेट नहीं होगी कि मैंने बैंक में एफडी करा रखी है ना, मेरी गुडविल इसलिए जनरेट नहीं होगी कि मैंने जमीन खरीद के प्रॉफिट पे बेच दी, मेरी गुडविल इससे जनरेट नहीं होगी कि मैंने गोल्ड खरीद के गोल्ड महंगे में बेच दिया। मेरी गुडविल किससे जनरेट हो रही है? मेरी गुडविल मेरे बिजनेस से जनरेट हो रही है। तो बिजनेस के प्रॉफिट्स से ही गुडविल जनरेट होती है। तो आई जस्ट हैव टू कंसिडर माय बिजनेस के प्रॉफिट्स, ओनली बिजनेस के प्रॉफिट। तो अगर इन प्रॉफिट्स में कोई ऐसा प्रॉफिट या लॉस है जो मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे उसको बाहर करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट लॉस को खत्म करना पड़ेगा, मुझे अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? आओ जरा देखें। 2021 में मैंने प्रॉफिट कमाया 50,000, लेकिन यह प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस का ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है। इस प्रॉफिट में कहता है इंक्लूडेड है एक ऐसा प्रॉफिट जो एसेट बेच के आया है। जमीन खरीद के बेच दी, प्रॉफिट हो गया। बेटे जमीन खरीद के बेचने से प्रॉफिट जो होता है वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी है, ऑपरेशन का प्रॉफिट थोड़ी है, डेली प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो कोई ऑफ रूटीन आइटम है। तो ये प्रॉफिट मेरे गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट में अंदर तो है पर होना नहीं चाहिए, इससे मेरी गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे 5,000 रुपए हटाने पड़ेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मुझे माइनस करने पड़ेंगे ये प्रॉफिट। ठीक है सर। फिर कहता है हमें इस साल नुकसान हुआ 20,000 का। क्यों हुआ? क्योंकि आग लग गई थी और आग लगने से 30,000 रुपए का स्टॉक सड़ गया था। बेटे क्या आग रोज रोज लगती है? नहीं। क्या ये एक नॉर्मल फीचर है? नहीं। क्या ये रूटीन मैटर है? नहीं। अगर ये आग नहीं लगती तो 30,000 का लॉस नहीं होता, और अगर 30,000 का लॉस नहीं होता तो यहां पर प्रॉफिट होता। 30,000 के लॉस के कारण ये लॉस में कन्वर्ट हुआ। तो अगर ये लॉस नहीं होता तो बेटे मेरे पास तो ज्यादा प्रॉफिट होता ना। सो लॉस बाय फायर मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर ये नुकसान नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता। नेक्स्ट, फिर कह रहा है हमने प्रॉफिट कमाया 70,000। क्यों? क्योंकि हमें इंश्योरेंस का पैसा मिला 18,000 और साथ में हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड इनकम रिसीव हुई 8,000। बेटे ना इंश्योरेंस का क्लेम एक रेगुलर इनकम है, रोज रोज थोड़ी मिलता है, वो तो आग लगी थी तो मिल गया, रोज रोज थोड़ी मिलेगा। और ना ही मेरा इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम कोई रूटीन की इनकम है, ऑपरेशनल इनकम है, डेली ऑपरेशन से तो नहीं कमा रहा इंटरेस्ट। तो यानी कि ये वाला पैसा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है लेकिन गुडविल पे असर नहीं करेगा। ये वाला पैसा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है लेकिन गुडविल पे असर नहीं करेगा। इसका मतलब मुझे माइनस करने पड़ेंगे 18,000 भी इंश्योरेंस क्लेम, और माइनस करने पड़ेंगे 8,000 भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब मैं ये सारी एडजस्टमेंट कर लूंगा तो मेरे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। हर साल के एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। 50 - 5 20 + 30, ये 20 नेगेटिव है तो ये 10 रह जाएगा पॉजिटिव। 70 में से 18 और 8 है ना, 18 और 8 माइनस कर दो। 70 में से 18 और 8 माइनस कर दिए तो 44। अब मुझे एवरेज लेनी है तो एवरेज के लिए पहले मैं सम करूंगा। सम करें तो सम आ जाएगा 99,000। बेटे एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे?
एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के आएंगे 99,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज आ गया 33,000। क्वेश्चन ने हमें बोला था कि गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी सर, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो गुडविल की वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 33,000 का ट्वाइस। ये है हमारी गुडविल। आ रही है बात समझ में? ये है हमारी गुडविल। तो हमें प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे प्रॉफिट सही कितने हैं, बिजनेस के प्रॉफिट कितने हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट कितने हैं। ओके हो गया सर? क्या ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके पास? हाँ बेटे, ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। यहां पर कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो आपको फॉर्मूला दे रहा है कि एवरेज निकालनी है 4 साल की और फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से। एवरेज निकालनी है 4 साल की और फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। अब क्या वो हमारे को 4 साल देगा? बिल्कुल देगा। क्या वो 4 साल के प्रॉफिट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे? हाँ बेटे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो आओ देखें, द प्रॉफिट फॉर द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 इज गिवन। तो हमारे को साल दे रखा है 2020, 21, 22, 23, 4 साल के प्रॉफिट्स कितने कितने दे रखे हैं? बस लिखते जाओ, समझते जाओ, करते जाओ। 20,200 पहले साल का, 24,800 प्रॉफिट दूसरे साल का, 20,000 प्रॉफिट तीसरे साल का और 30,000 प्रॉफिट चौथे साल का। ये हमें प्रॉफिट दे दिए। अब क्वेश्चन हमें कुछ गलतियां बता रहा है, कुछ एडजस्टमेंट्स करने को कह रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि ये प्रॉफिट्स हमारे शुद्ध प्रॉफिट नहीं है, इट इज नॉट प्योर प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो फ्रॉम अदर देन ऑपरेशनल एक्टिविटीज। कुछ ऐसे प्रॉफिट लॉस होगा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेशनल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेशनल जैसे पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, एफडी करना पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है। समझ रहे हो? ओके। सबसे पहले कह रहे हैं सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 का मतलब है 3rd ईयर में, सितंबर 2022 में एक मेजर रिपेयर करवाई थी हमने प्लांट की, जिसके ऊपर पैसे खर्च हुए थे 6,000। गलती से हमने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था। रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब है इसको हमने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था और हम इसको पीएनएल में लेके चले गए। ओके, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल दिस सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड एंड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो कह रहा है भाई आपने मेजर रिपेयर करवाई थी मशीनरी की, जिसको आप पीएनएल में चार्ज कर चुके हो, जिसको आप खर्चा ट्रीट कर चुके हो। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल वो कह रहा है कि इसको खर्चा मत मानो, इसको आप कैपिटलाइज कर दो इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। मतलब हमें पीएनएल से इसको बाहर निकालना है और बैलेंस शीट में इसको एसेट में लेके जाना है। तो खर्चे को जब पीएनएल से बाहर निकालोगे तो सर प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना? यस, इसका मतलब जो मैंने रिपेयर करवाई थी वो रिपेयर को अब मैं रिपेयर नहीं मान रहा, उस रिपेयर को अब मैं प्लांट मान रहा हूं, एसेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जो मेरा खर्चा था मैं उस खर्चे को खर्चा नहीं मान रहा, उसको मैं पीएनएल से बाहर निकाल के बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर रहा हूं। कर दिया। अब वो कहता है जैसे ही आप इसको कैपिटलाइज करोगे, जैसे ही आप इसको पीएनएल से निकाल के बैलेंस शीट में एसेट बनाओगे, तो एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगती है, तो लगाओ डेप्रिसिएशन 10% WDV। तो सर सितंबर में खरीदा ना, सितंबर से लेके दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। लगाओ, 6,000 का एसेट है, 10% की डेप्रिसिएशन है, 4 महीने की लगानी है बेटा, कितनी लगेगी? 12। 200 रुपए की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। तो बेटे 200 रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी तो माइनस कर दो, हो गया ठीक। 6,000 रुपए हमने पीएनएल में एडजस्ट किए और 200 रुपए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब क्या अगले साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी? क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ यहीं लग के खत्म हो जाएगी? नहीं सर,
अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। बोलो बेटे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? सर WDV निकालनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, 6000 का तेरा एसेट था, 200 रुपए तूने डेप्रिशिएट कर दिया पहले, तो अब तेरे पास 5800 का रह गया। अब 5800 के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन लगा देना, 580, 10% ऑन दी WDV। तो 6000 में से 200 की डेप्रिसिएशन लग चुकी थी, WDV था 5800, 5800 पे पूरे साल की 10%, 580 की डेप्रिसिएशन लग गई। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2021 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400 रुपए। 2021 में, इस साल जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। बेटे क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड पे होता है, सेल के नीचे होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के नीचे आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि वो इनकम वाली साइड पे है। अब इनकम वाली साइड में अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को और इंक्रीज कर दोगे बेटे, जीपी बढ़ जाएगा, जीपी बढ़ेगा तो एनपी बढ़ जाएगा। इसका मतलब गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, जिसके कारण प्रॉफिट भी गलती से ज्यादा है। तो ठीक कैसे होगा? सर माइनस कर दो। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक कैसे होगा? माइनस करके। क्या क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनता है? हेलो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो 2021 का क्लोजिंग स्टॉक अगर खराब है, गलत है, तो इसका मतलब 2022 का ओपनिंग स्टॉक भी खराब है, राइट? एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है ना। तो अगर 2021 का क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा है तो 2022 का ओपनिंग स्टॉक भी गलती से ज्यादा है। अब ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड पे होता है? खर्चे वाली साइड पे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर डेबिट साइड, खर्चे वाली साइड में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर दूंगा तो बेटे जीपी कम हो जाएगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट बेटे गलती से कम है। ये साल 2021 में थी गलती, ये साल 2022 की गलती है। अगर साल 2021 में क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा था तो प्रॉफिट गलती से ज्यादा था, ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। अब यही क्लोजिंग स्टॉक 2022 का ओपनिंग बन गया, यानी कि ओपनिंग गलती से ज्यादा है। ओपनिंग अगर गलती से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट गलती से कम हो जाता है। अगर प्रॉफिट गलती से कम है तो ठीक कैसे होगा? इंक्रीज करके। तो सरप्लस करना पड़ेगा। ये ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, ठीक है। लास्ट, to cover the management cost an annual charge of 4800 should be made for the purpose of goodwill valuation। वो कह रहा है गुडविल की पर्पस के लिए आप एक काम करो, आप हर साल एक चार्ज लगा दो 4800 का मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब यहां पर भी 4800 माइनस कर दो मैनेजमेंट कॉस्ट, यहां पर भी 4800 माइनस कर दो मैनेजमेंट कॉस्ट, यहां पर भी 4800 माइनस कर दो मैनेजमेंट कॉस्ट, और यहां पर भी 4800 माइनस कर दो मैनेजमेंट कॉस्ट। ऐसा करने के बाद बेटे अब आपके पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा हर साल का। आओ जरा देखिए कितना आता है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। 20200 माइनस 4800, ये आ गया 15400। 24800 माइनस 2400 माइनस 4800, ये आ गया 17600। 20000 प्लस 6000 माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800, 23400, और लास्ट में 30000 माइनस 580 माइनस 4800, 24620। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर इनको ऐड करके एवरेज निकालनी पड़ेगी। कर दो बेटे ऐड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20255, 20255। एक बार चेक कर लें कि मेरा टोटल सही है।
सारा 20,200 माइनस 4800 15,400 24,800 माइनस 2400 माइनस 4800 17,600 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 माइनस 4800 प्लस 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800 23,400 30,000 माइनस 580 माइनस, ठीक है। ठीक है, गुडविल के लिए उसने बोला था इंटू 4 करना है, तो गुडविल के लिए हमें 20255 मल्टीप्लाइड बाय इंटू 3 करना है, इंटू 3 20255 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आएगी आपकी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, आपके पास 4 साल के प्रॉफिट थे, ठीक है ना, 20,200 24,800 20,000 एंड 30,000। आपने 3 एडजस्टमेंट्स करी, फिर आपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर दिया, प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के बाद आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल आ गया, टोटल को 4 से डिवाइड किया, आपके पास एवरेज आ गई, एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास गुडविल आ गई, खत्म हो गई बात, फिनिश हो गया। ये था बेटे आपके पास गुडविल वैल्यूएशन यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड खत्म। अब आते हैं हम अपने दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, WAP मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटे ये मेथड कब यूज करोगे? पहली बात तो ये आती है कि इस मेथड को हम कब यूज करते हैं। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमारे प्रॉफिट्स के अंदर ट्रेंड हो, when there is a trend in the profits. This method is used when there is a trend in the profits. ट्रेंड का मतलब समझते हो? ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या है? जैसे कि ये इस साल प्रॉफिट इतना, फिर अगले साल और बढ़ गया, फिर अगले साल और बढ़ गया, फिर अगले साल और बढ़ गया, फिर अगले साल। सो इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, बढ़ रहा है प्रॉफिट, इंक्रीजिंग ट्रेंड। उल्टा भी हो सकता था, पहले साल इतना, फिर गिर गया, फिर प्रॉफिट और गिर गया, फिर प्रॉफिट और गिर गया, फिर प्रॉफिट और गिर गया, फिर और गिर गया। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो व्हेन देयर इज अ ट्रेंड इन द प्रॉफिट, बढ़ रहे हैं प्रॉफिट या घट रहे हैं प्रॉफिट, आप उस ट्रेंड को कैपिटलाइज करते हो, उस ट्रेंड को यूज करते हो, उस ट्रेंड के बेस पर आप अपने प्रॉफिट्स की वेटेज लगाते हो। जो हाईएस्ट नंबर होता है, वेट होता है, वो आप लेटेस्ट ईयर को देते हो, और जो लोएस्ट नंबर होता है वो आप सबसे पुराने ईयर को देते हो। तो हाईएस्ट ईयर, हाईएस्ट नंबर टू द लेटेस्ट ईयर, लोएस्ट नंबर टू द लास्ट ईयर। ये ट्रेंड देकर आप वेटेड एवरेज निकालते हो। और फिर गुडविल का फॉर्मूला कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, वही है, फॉर्मूला सेम है। AP इंटू एन एवरेज प्रॉफिट, WAP इंटू एन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बात समझ आएगी। ये देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर फॉर द लास्ट 5 years आर दिस। पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, 2020, 21, 22, 23, 24। 2020, 21, 22, 23, 24 आपको प्रॉफिट भी दे रखे हैं। देखो प्रॉफिट 40, 48, 60, 40, 48, 60 है ना, 50 एंड 36। ओके, मैं यहां पर एक क्लैरिटी दे देता हूं आपको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली हम उस टाइम पर फॉलो करते हैं इस मेथड को जब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। अब यहां देखो, 40 से 48 इंक्रीजिंग, 48 से 60 इंक्रीजिंग, तो ट्रेंड इंक्रीजिंग था। लेकिन यहां पर 60 से 50 पे आ गया डिक्रीजिंग, 50 से 36 पे आ गया डिक्रीजिंग। तो पूरे 20 से लेके 24 तक कोई ट्रेंड नहीं है, देयर इज नो ट्रेंड। इस क्वेश्चन में कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड तो तब होता है ना कि जब या तो प्रॉफिट बढ़ता ही जाए, ये ट्रेंड है, या प्रॉफिट घटता ही जाए, ये ट्रेंड है। अब ये क्या ट्रेंड हुआ? 3 साल बढ़ गया, फिर 2 साल घट गया, ये कोई ट्रेंड नहीं है।
ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड कब होता? ट्रेंड तब होता जब ये 80 होता, ये 90 होता, तो बेटे ट्रेंड होता। बढ़ रहा है, 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 तो ट्रेंड होता। तब मेथड यूज करते वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सर फिर इस क्वेश्चन में तो ट्रेंड ही नहीं है। हाँ, नहीं है इसमें ट्रेंड, देयर इज नो ट्रेंड। फिर भी क्या हम सर इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे? हाँ बेटे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करो। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं कहता ना तो मैं यूज भी नहीं करता, क्योंकि देयर इज नो ट्रेंड। अगर ट्रेंड होगा तो मैं वेटेड एवरेज यूज करूंगा, अगर ट्रेंड नहीं होगा तो मैं सिंपल एवरेज यूज करूंगा, जो मेरा पिछला वाला मेथड था। तो कायदे से इस क्वेश्चन में तो सिंपल एवरेज यूज होनी चाहिए थी। वैसे तो लॉजिकली इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, इसमें वेटेड एवरेज यूज नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी मैं क्यों यूज करूंगा? बिकॉज क्वेश्चन समझाना है मुझे, आपको क्वेश्चन समझाना है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग 1 2 3 4 5 वेट्स। अच्छा, वो कह रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 5 साल के, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 ईयर परचेज। मैंने कहा जी ठीक है। अब बेटे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ना आपको वेट यूज करने पड़ते हैं, वेट यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं? वेट। इसको बोलते हैं पी प्रॉफिट, इसको बोलते हैं डब्ल्यू वेट। क्वेश्चन ने बोला वेट कौन से यूज करने हैं? 1 2 3 4 5 वेट यूज करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 वेट यूज करने हैं। अब वेट यूज करते कैसे हैं? हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो कर दो मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई करो। ये आ गया 40, ये आ गया 96, दिस इज 180, ये आ गया 2 लाख, ये कितना होता है? 180। अब हम इसको टोटल करेंगे, सिग्मा। इन सब को टोटल करो। जब आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000, 96, 180, 2 लाख, 180, 696। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे पीडब्ल्यू। ओ सर, देख रहे हो, समझ रहे हो? पीडब्ल्यू। ओके, इसका भी टोटल करेंगे, सिग्मा डब्ल्यू। इसका कितना आएगा? 15। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। वो कैसे निकलेगा? सिग्मा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, विच इज 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा बेटे 46,400। अब गुडविल के फॉर्मूले को देखो क्या कहता है। जो एवरेज आई थी वेटेड एवरेज, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। तो बेटे मेरी एवरेज थी 46,400, उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 139,200 गुडविल आ जाएगी। दिस इज माय आंसर। ये है बेटे मेरा आंसर। आती है आपको समझ में बात? क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। एक हमने कर लिया एपी मेथड, एक कर लिया डब्ल्यूएपी मेथड। ठीक है, अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला जो है ना वो भी सेम ही है, जैसे कि एपी मेथड में एपी इंटू एन है, डब्ल्यूएपी में डब्ल्यूएपी इंटू एन है। तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड में कौन सा होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू एन, एसपी इंटू एन।
आ रही है बात समझ में? फॉर्मूले तो समझ आते हैं आपको, एपी इंटू एन, डब्ल्यूएपी इंटू एन, एसपी इंटू एन, ठीक है ना। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट विच यू शुड हैव अर्नड। यानी कि ज्यादा अंग्रेजी हो गई, क्या कह रहा हूं? सुपर प्रॉफिट है तूने एक्चुअली में कितना प्रॉफिट कमाया ओवर एंड अबव जितना तुझे नॉर्मली कमाना चाहिए था। जैसे कि अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहिए था 10,000 और मैंने कमा लिया 12,000, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया? 2,000। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या है सुपर प्रॉफिट? हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ओवर एंड अबव जो हमें नॉर्मली कमाना चाहिए था। तो अगर मुझे नॉर्मली अपने बिजनेस में सभी लोग, सभी इंडस्ट्री वाले 10,000 रुपए कमाते हैं, तो मैं भी ये सोच के आया था कि चलो मैं भी 10,000 कमाऊंगा, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है जो मुझे कमाना चाहिए था। पर एक्चुअली में मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने कमा लिए 12,000। तो बेटे मैंने कितने एक्स्ट्रा कमाए ओवर एंड अबव द नॉर्मल? 2,000। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट earned by the business over and above the normal profits that it should have earned। जो उसको कमाने चाहिए थे उससे उसने ज्यादा कितने कमा लिए, ठीक है। तो हमें एक बात समझ आती है कि सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, या तो ये प्रॉफिट गिवन होंगे, आइदर इट इज गिवन, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। भाई अभी तुमने कैलकुलेट करना सीखा तो है एवरेज, 3 सालों की एवरेज, 4 सालों की एवरेज, 5 सालों की एवरेज। या तो आप एवरेज कैलकुलेट कर लेना या आपको सवाल में गिवन होगा, तो इस पे कोई खास चर्चा नहीं है। बात उठेगी व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैसे आता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ता है कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, वो रिटर्न जो तुझे कमानी चाहिए बिना कोई रिस्क के। जैसे कि मैं एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर दूं तो 6% मुझे मिलेगा बिना कोई पंगे के, बिना कोई रिस्क के। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। कैपिटल ये NRR भी आपको बेटे गिवन होगा, ये कोई परसेंटेज होगी जो आपको गिवन होगी, 5%, 10%, 15%, 20%, 12%, 8% गिवन होगी। तो बेटे एपी भी गिवन होगा, या हम निकाल लेंगे, एनआरआर भी गिवन होगा परसेंटेज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अरे भाई 11वीं में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, बस वही 11वीं, एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल। तो इस तरह से आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, और फिर जब गुडविल निकालनी होगी तो यही जो सुपर प्रॉफिट होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपके पास गुडविल आ जाएगी। आई बात समझ में? करे क्वेश्चन जरा इसके। ये देखो, मान लो गुप्ता और बोस दो पार्टनर हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 50,000 रुपए। तो यानी कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000। दो पार्टनर हैं, उन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000। क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट। हम कितने एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं? ऑन एन एवरेज हम कितना पैसा कमाते हैं? 16,000। द यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग इन द इंडस्ट्री इज 15%। यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 15%। मतलब कह रहा है गुडविल निकालो अगर सुपर प्रॉफिट को आप 4 से मल्टीप्लाई करो। प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15%, प्रॉफिट ओवर एंड अबव दी
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना करके आपको कह रहा है गुडविल निकालो। तो ठीक है भैया, हमें पता है कि जो सुपर प्रॉफिट होता है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? होता है। एवरेज प्रॉफिट बेटे क्या होता है? गिवन है सर 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। ओके, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 माइनस कैपिटल कितना लगाया आपने? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो 16,000 माइनस 7,500, तो सुपर प्रॉफिट विल बी 8,500। सुपर प्रॉफिट इज 8,500। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 8,500, राइट। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था? क्वेश्चन ने हमें कहा था कि गुडविल निकलेगी सुपर मल्टीप्लाइड बाय 4, तो गुडविल विल बी 8,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 34,000 रुपीज। ये है हमारा आंसर। सो सिंपल, इजी है, इजी है। ओके है सर। सर क्या आप हमारे को एक और क्वेश्चन करा सकते हो? हाँ बिल्कुल बेटे, हमारे को तो पैसे ही चीज के मिलते हैं। अ बिजनेस अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट कहता है कितना कमाया हमने? 8 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर 22 लाख एंड 5,60,000। क्या कह रहा है? एसेट्स 22 लाख के हैं, लाइबिलिटीज 5,60,000 की है। बेटे ये क्यों दिए हैं आपको? सर एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है ना, इसीलिए दिए हैं हमारे को। मैंने कहा जी ठीक है, 5,60,000। तो 22 लाख में से अगर मैं 5,60,000 माइनस कर दूं तो 16,40,000 मेरा आ गया कैपिटल। अब क्वेश्चन कह रहा है गुडविल की वैल्यू निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर 2.5 गुना करना है सुपर प्रॉफिट को, 2.5 टाइम्स, तो कर लोगे ना? वही काम करेंगे। सर देखो, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो बेटे गिवन ही है 8 लाख रुपए, नॉर्मल हम निकाल लेंगे। कैसे? 16,40,000 का कैपिटल है मल्टीप्लाइड बाय 10% क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 8 लाख माइनस 1,64,000, तो कितना आ गया? 6,36,000। ये आ गया बेटे सुपर प्रॉफिट। क्या अब आप इसको फॉर्मूले में डाल दोगे? हाँ जी, 636 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 15,90,000 रुपए की गुडविल। खत्म, फिनिश। सर कितना अच्छा होगा अगर आप हमारे को इसी मेथड का एक और क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा। एक और क्वेश्चन है इस मेथड का, फिर हम अगले मेथड पे चलेंगे। 1 अप्रैल को एक फर्म है जिसके पास एसेट्स कितने हैं? 75,000 के। बेटे अगर आपको मैं एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलूं तो आप बना लोगे? हाँ सर। एसेट्स कितने हैं? 75,000 के टोटल एसेट्स, जिसमें इंक्लूडेड है कैश 5,000। ओके, क्रेडिटर्स 5,000, फर्म के पास रिजर्व में पैसे पड़े हैं 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल में 60,000। तो क्या यहां पर भी 75 ही आ रहा है?
क्या बैलेंस शीट मैच है? हाँ सर। यहां पर बेसिकली सन्ड्री एसेट्स होंगे। टोटल एसेट कह रहे हैं 75 के हैं, जिसमें से कैश अगर 5 का है तो बाकी के अदर एसेट्स होंगे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बाकी के एसेट्स होंगे 70,000 के। तो आपको ये बैलेंस शीट समझ आती है? ओके सर, आपने ये बैलेंस शीट क्यों बनाई है? बेटे सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि बैलेंस शीट ऐसी होती है। देखी है ना आपने कभी बैलेंस शीट? देखी है? तो ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट से आप क्या निकालोगे? सर इस बैलेंस शीट से हम निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंप्लॉयड। तो हमें कैपिटल इंप्लॉयड पता है कितना होता है? हाँ सर, कैपिटल इंप्लॉयड होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके। एसेट्स कितने हैं? 75। लाइबिलिटी कितनी है बाहर की? क्रेडिटर्स 5000। तो बेटे फिर कैपिटल इंप्लॉयड कितना आ गया? 70,000। ये करने के लिए आपको बोल रहा था सर कैपिटल तो ऐसे भी निकल सकता है ना? हाँ बेटे हाँ, कैपिटल इंप्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी है। कैपिटल इंप्लॉयड इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। कैपिटल 60,000 है, रिजर्व 10,000 है, लॉसेस 0 हैं, तब भी बेटे 70,000 पे पहुंच जाते। तो आपको मैंने 2 फॉर्मूले समझाने थे कैपिटल निकालने के, वो मैंने आपको समझा दिए। या तो कैपिटल को बैलेंस शीट से देख लो, कैपिटल प्लस रिजर्व 70,000, या फिर एसेट माइनस लाइबिलिटी करके भी आपके पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा, ऐसे देख लो। तो ये समझ आ गया? आगे चलते। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड द गुडविल इज 24,000। अच्छा, क्वेश्चन हमें बेटे गुडविल की वैल्यू निकाल के दे चुका है। कह रहा है गुडविल है 24,000। ओके, और ये गुडविल उसने कैसे निकाली, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वो भी बता रहा है। गुडविल निकाली उसने 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, यानी कि ये है सुपर इंटू 4। तो बेटे आप अगर इसको सॉल्व कर लो, 4 और कट जाएगा ये, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000। क्या आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है? यस सर, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटे सुपर तो पता ही है आपको 6,000, एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं पता, और आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है कैसे निकलता है। बोलना जरा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। अच्छा, तो 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, बेटे कैपिटल अभी तुमने निकाला 70,000, NRR क्वेश्चन में दे रखा है 20%। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 6,000 इज इक्वल टू AP माइनस ये कितना आ गया? 14,000। बेटे ये 14 को यहां ले जाओ तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 20,000। क्या क्वेश्चन ने हमसे एवरेज प्रॉफिट मांगा था? यस, क्वेश्चन ने हमसे एवरेज प्रॉफिट मांगा था। खत्म, फिनिश, हो गया। इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं हम अपने 4th मेथड पे, विच इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और फिर इसके बाद एक और मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, फिर कहानी खत्म, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर बेटे स्टेप नंबर 1 है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, क्योंकि फॉर्मूल मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो इसका मतलब आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, या तो होना चाहिए या आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए या आप कैलकुलेट कर लेना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय NRR, अभी तो निकाला। और जब आपके पास एवरेज और नॉर्मल आ जाएगा तो एवरेज और नॉर्मल को माइनस करके आप सुपर प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। तो यहां तक तो सेम ही है, सुपर प्रॉफिट तक पहुंचना है आपको, सुपर प्रॉफिट तक पहुंच गए बस। अब एक फॉर्मूला यूज करो, सुपर प्रॉफिट जो आया डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला।
सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज योर गुडविल। सो सिंपल, बस ये फॉर्मूला यूज करना है और आपके पास गुडविल आ जाएगी। अच्छा सर क्वेश्चन कराना, ये देखो हमने 60,000 एनुअल प्रॉफिट कमाया, 60,000 एनुअल प्रॉफिट ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम कितना कमाते हैं? 10%। द एसेट्स इज 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज 2,40,000। बेटा ये दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? हेलो, कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। 720 में से 240 हटा देगा तो 4,80,000 तेरे पास कैपिटल आ जाएगा ना। क्या हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। स्टेप नंबर 1, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बेटे एनुअल प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंटू एनआरआर। तो कैपिटल इंटू एनआरआर 480 इंटू 10 48,000 इज नॉर्मल। आप इसको सॉल्व करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। आ गया ना सुपर प्रॉफिट। सेकंड, गुडविल का फॉर्मूला इज सुपर डिवाइडेड बाय एनआरआर और एनआरआर की जो परसेंटेज है वो ऊपर चलेगी मल्टीप्लाइड बाय 100 बन गई। अब देखो यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना है? 12,000 अभी निकाला तुमने 12,000। एनआरआर कितना है? 10%। तो 10 नीचे लिखा और इसका 100 ऊपर चला गया तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000। ये हमारा आंसर है। सर ये तो बड़ा सिंपल है यार। हाँ बेटे सिंपल है। सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है, एवरेज माइनस नॉर्मल, निकाल लिया 12,000। बस एक फॉर्मूला लगाओ 12 सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फॉर्मूला यूज करो गुडविल का, आ गया आंसर। चले आगे। सर अब आप हमारे को कौन सा मेथड कराओगे? बेटे अब मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला कराऊंगा। क्वेश्चन आप जितने मर्जी करते रहो, 1 2 5 10, फॉर्मूला समझ आना चाहिए, वर्किंग के मेथड समझ आना चाहिए। क्वेश्चन तो बेटे आप पढ़ते रहो करते रहो पढ़ते रहो करते रहो। यू कैन डू मेनी क्वेश्चंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन करनी है, 4 स्टेप लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? सर या तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, बिल्कुल ठीक है, या फिर आपको कुछ साल दिए होंगे 1 2 3 4 5 साल, वो 5 सालों में कुछ गड़बड़ होगी, प्लस माइनस एडजस्टमेंट करो, सही प्रॉफिट निकाल लिए, एवरेज पहुंच जाएगी आपके पास। तो आपको एवरेज प्रॉफिट तक निकलना है। निकल गया। अब आप कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करो जो अभी आपने यूज किया था। अभी आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था कैपिटलाइजेशन का? सुपर डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। वही फॉर्मूला आप यहां यूज करो, एपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला, एपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। सर सुपर, सुनना, सुपर डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 किया था तो सीधा हमारे पास गुडविल आ गई थी। हाँ, सुपर डिवाइडेड बाय एनआरआर किया था तो सीधा हमारे पास गुडविल आ गई थी। पर जब हम एपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 करेंगे तो गुडविल नहीं आएगी। क्या आएगा? एस्टिमेटेड कैपिटल इंप्लॉयड, एस्टिमेटेड कैपिटल इंप्लॉयड या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कुछ भी बोल दो सेम है, या फिर कैपिटल रिक्वायर्ड। अलग अलग बुक्स बेटे अलग अलग बातें करती हैं। इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कैपिटल इंप्लॉयड आएगा, एपी डिवाइड बाय एनआरआर कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला लगाकर आपके पास गुडविल नहीं आती है, आपके पास एस्टिमेटेड कैपिटल इंप्लॉयड आता है या कैपिटल रिक्वायर्ड आता है
या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आती है, कुछ भी बोल दो। यहां से गुडविल नहीं आई है, यहां से तो ये पता चला कि तेरे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा होना चाहिए था, तेरे बिजनेस में कितना पैसा तूने अपना कैपिटल लगाना चाहिए था, कैपिटल रिक्वायर्ड। इसके बाद आप ये चेक करो कि एक्चुअल कैपिटल कितना है। एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कैसे पता चलेगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करो, उसके बाद आएगी गुडविल। स्टेप नंबर 4 में गुडविल विल बी, जो तूने एस्टिमेटेड कैपिटल निकाला स्टेप नंबर 2 में, उसमें से माइनस कर दे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 में जो तेरे पास एस्टिमेटेड कैपिटल आया उसमें से माइनस कर दे स्टेप नंबर 3 जो तेरा एक्चुअल कैपिटल था। अगर मान ले एस्टिमेटेड कैपिटल 1,20,000 था और एक्चुअल कैपिटल 1 लाख था, तो बेटे तेरे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 20,000। एग्जाम्पल, कैपिटल अगर तेरे पास एस्टिमेटेड कैपिटल 120 आ रहा है स्टेप नंबर 2 में, एक्चुअल कैपिटल तेरा स्टेप नंबर 3 में 1 लाख है, तो तेरी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपए। कितने स्टेप लगे? 4। स्टेप नंबर 1 एपी, स्टेप नंबर 2 कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला, एपी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100, क्या आएगा? एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टेप नंबर 3 चेक एक्चुअल कैपिटल कितना है, एक्चुअल कैपिटल इज एसेट माइनस लायबिलिटी। स्टेप नंबर 4 इज गुडविल, गुडविल इज स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। सर मजा आ जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा ठीक है, ऐसा मजा मैं सबको देना चाहता हूं। आओ, क्या कह रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने को कह रहा है। बेटे स्टेप नंबर 1 क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? सर 1 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल प्लस 5 साल, होल डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जरा चेक करते हैं। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, 52,200, 52,200। स्टेप नंबर 2 एस्टिमेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड या एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी एपी डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। एपी बेटे आया है 52,200, एनआरआर कितना है? सर एनआरआर है 20% मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा? 2,61,000, है ना। स्टेप नंबर 3 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप स्टेप्स फॉलो करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, सर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। और बेटे नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब भी यही होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी को ही हम कैपिटल बोलते हैं, इसी को हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। सर इसका मतलब नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होता है? हाँ, एक तरह से सेम ही है, नाम बदल गया बस। नेट एसेट का मतलब क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी। और कैपिटल का मतलब क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इसका मतलब सर कैपिटल तो दे ही रखा है 2 लाख। हाँ बिल्कुल ठीक है, दे रखा है आपको 2 लाख। बेटे क्या आ गया? स्टेप नंबर 4 गुडविल इज स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। Step number 2 is 2,61,000 minus step number 3 is 2 lakh. Goodwill is 61,000.
अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तेरे बिजनेस में तुझे 2,61,000 रुपीज लगाने चाहिए थे। फिर से, तेरे बिजनेस में तुझे 2,61,000 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए थे अगर 20% के हिसाब से 52,200 रुपीज तू कमाना चाहता था। क्या बोल रहा हूं? एस्टिमेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट and you want to earn 52,200 then you must invest 261। तो तुझे कितना पैसा लगाना चाहिए? 261। लेकिन तूने 52,200 कमा भी लिए एवरेज 20% के हिसाब से, पर 2 लाख रुपए लगा के। इसका मतलब जो काम तुझे करना चाहिए था 261 रुपीज लगाकर, तूने वो काम कर लिया 2 लाख रुपीज लगा के। इसका मतलब कम पैसों से तू उतना प्रॉफिट कमा पा रहा है जितना तेरा कॉम्पिटिटर कमा रहा है। कम पैसों से, जितना कम पैसा तूने लगाया 61,000, वो तेरी गुडविल है। इट इज योर गुडविल दैट इज हेल्पिंग यू इन अर्निंग सेम प्रॉफिट एट 20%। सेम प्रॉफिट कमा रहा है 20% पे जो तेरा कॉम्पिटिटर कमा रहा है, लेकिन तू कम पैसे लगा के कमा रहा है। इसका मतलब तेरे को तेरी गुडविल मदद कर रही है उस प्रॉफिट तक पहुंचने में। ये है हमारा मेथड। तो ऑल इन ऑल बेटे हमारे पास कितने मेथड थे? ऑल इन ऑल हमारे पास 4 मेथड थे, 5 मेथड थे। एपी, डब्ल्यूएपी, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। आई होप आपको सारे मेथड समझ आ गए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल समझ आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ज्यादा ट्राई करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। मेथड के फॉर्मूले आपको समझ आ गए, मेथड के फॉर्मूले आपको रट गए, आपको तरीका समझ आ गया, हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, हाउ टू रीड द क्वेश्चन। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1-1.5 घंटा और लगाओ, अपनी किताब निकालो, किताब से क्वेश्चन करो और फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर गुडविल चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बेटे आपको नोट्स इस स्कैन कोड से मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक विश्वास बैच नहीं ज्वाइन किया है, फ्री बैच है, स्कैन कोड यूज करो, बैच तक पहुंच जाओगे, वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारे चैनल्स हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के, आप ज्वाइन कर सकते हो। मजा आया होगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ सर मजा आया पढ़ के, अच्छा लगा। तो अभी तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कर लिया रिवाइज, अभी तक हमने गुडविल कर लिया। इसके आगे भी हमारे पास चैप्टर हैं जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। तो अभी जर्नी लंबी है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे वन शॉट्स आते रहेंगे, आप रिवीजन करते चले जाओ। बस कोशिश ये करना सिर्फ वन शॉट पे निर्भर नहीं रहना है। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यू डूइंग दैट, वैसा करते रहो। आप जहां भी हो, आप जिस भी स्कूल में, जिस भी टीचर, जिस भी कॉलेज, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अच्छा है, सारे अच्छे पढ़ाते हैं, ऑल टीचर्स आर गुड। इट इज जस्ट कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, हमारे वन शॉट्स आते रहेंगे, आपको रिवीजन कराते रहेंगे और इसी तरह से आपका सिलसिला चलता रहेगा। जैसे आज तक बाकी के बच्चे भी पेपर देकर खुश हुए हैं, आप भी पेपर देकर खुशी होगे, अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे, डोंट वरी। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पक्का लगा है आपको अच्छा लगा होगा और आप कमेंट सेक्शन को भर देना कि हाँ सर मजा आया, और यही मजा मैं आपको देता रहूंगा आगे के सेशन में भी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।